Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Sorry for the late update. मैं बहुत लेट वीडियो अपडेट कर रही हूँ just because of some time issues and all. तो प्लीज़ आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ केस स्टडी, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले भी डाली है फॉर द क्लास 12th। एज वी ऑल नो कि उनका फर्स्ट टर्म पेपर आने वाले हैं, डेट शीट अनाउंस हो चुकी है सीबीएसई की साइड से। तो इस बार उनके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, अजर्सन रीजन क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे उनको कवर करना है, कैसे उनकी शॉर्ट ट्रिक लगानी है। बिकॉज 5 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन आने वाला है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज भी मैं वही केस स्टडी सॉल्व करने जा रही हूँ। मैंने 2 केस स्टडी ली है, वन इज़ फ्रॉम रिलेशन फंक्शन एंड द सेकेंड इज़ फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से समझिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। Okay friends, this is our first case study question. That is our question number 30. Consider the mapping f such that a to b defined by fx is equal to, ये आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, such that fx is a bijection mapping based on above information. Answer the following question. आपको इस केस स्टडी में सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, विच इज़ योर फंक्शन। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये फंक्शन क्या है, क्या क्या करता है। तो आपको इसके बेसिकली इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। आपको इसकी डोमेन बतानी है। वो एवरीवन नोज कि डोमेन का मतलब होता है द सेट जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। अब ऑब्वियस ही बात है, डिफाइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे है x-2। अगर मैं x-2 को ज़ीरो रख दूँ तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट मीन्स x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। दैट मीन्स द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, रियल में से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जिसपे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। वैसे रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है हम इसको किसी नए वेरिएबल y के इक्वल मान लेते हैं कि हमारा y है, और x की y की फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और x वाली टर्म और y वाली टर्म एक तरफ करूं, तो यहाँ से ये ऐसे इस टाइप से फंक्शन बनेगा। 1 माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर ये जाएगा माइनस का 2y और प्लस का 1, तो 1 प्लस में 2y, ये आपका नंबर बनेगा। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस में 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और ये फंक्शन आपकी इन्फिनिटी बनेगा सिर्फ 1 पे, क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ 1 पे 0 बन जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो रेंज है वो b आएगी, रियल में से 1 को माइनस कर दो, ये आपकी रेंज आ जाएगी। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर डायरेक्ट रेंज देखना चाहते हो तो बच्चे आप न्यूमरेटर को देख सकते हो कि न्यूमरेटर 0 नहीं आना चाहिए, वो भी आपकी रेंज में कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको एक जी फंक्शन डिफाइंड कर रखा है। जी फंक्शन में वो आपको क्या कह रहा है कि जी जो है वो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 के इक्वल है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे भी एफ एक्स दे रखा है वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लो। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका x-2 एलसीएम आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे साइड पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। x-2 आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x माइनस में 2 बन जाएगा। और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, दैट मीन्स आपका डी आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है द फंक्शन जी एक्स डिफाइंड बाय। आपको जो जी एक्स अभी आपने डिफाइंड किया है वो आपसे कह रहे हैं कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, या नन ऑफ दीज। आपने जो फंक्शन बनाया है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन से बनाया है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो हमेशा 1 फंक्शन रहता है, तो ये भी आपका एक 1 फंक्शन रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ योर सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन जिसमें आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो फंक्शन है ये आपकी एक हाइट रिप्रेजेंट करता है पॉट की। तो सबसे पहले इसी फंक्शन को ही ब्रेक कर देते हैं। फंक्शन जब आप ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये 2 पॉइंट्स पे ब्रेक होगा, 3 और 2, क्योंकि मोड के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 2। तो पहले लेस देन 2 से स्टार्ट करते हैं, व्हेन x इज लेस देन 2, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो नंबर 2 से छोटा होगा वो 3 से छोटा भी आएगा ही आएगा। तो जब 2 से छोटा लेके चलेंगे तो वो नंबर 3 से छोटा भी आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों नंबर नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, माइनस का x प्लस का 3 और माइनस का x प्लस का 2। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 2x प्लस का 5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। इसके बाद सेकंड रेंज जो आप लेके चलेंगे वो 2 से बड़ी बट 3 से छोटी, ये रेंज आप लेके चलेंगे अपने फंक्शन की जो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। और लास्ट रेंज आप लेके चलेंगे जो 3 से भी बड़ी है। अब 2 से छोटी 3 से बड़ी मतलब पहले वाला जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा, दूसरे वाला पॉजिटिव आएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका फंक्शन जो आएगा वो 1 बन जाएगा। ऐसे ही जब x ग्रेटर देन 3 आप लेके चलेंगे तो दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे, मोड आप हटा सकते हैं। तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x माइनस का 5। ये आपका ओवरऑल फंक्शन मैंने डिफाइंड कर दिया हर रेंज के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड आपके। ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो चुका था, हम फिर से एक बार फंक्शन लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आपका जो फंक्शन था वो पहली रेंज थी माइनस का 2x प्लस का 5, दूसरी थी 1 और उसके बाद था 2x माइनस 5। ये हमारा लेस देन 2 के लिए था, ये 2 से 3 के बीच का था। इक्वालिटी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप इसमें, आप इक्वालिटी रखेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा। और ये ग्रेटर देन 3 के लिए था। अब आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं और इससे रिलेटेड हम आंसर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पॉट इन टर्म्स ऑफ x। ऑब्वियस ही बात है, अगर ग्रेटर देन 3 के लिए ये है तो ग्रेटर देन 4 के लिए भी यही रहेगी। दैट मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो C रहेगा, 2x माइनस 5। सेकेंड क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है विल द स्लोप वेरी विद x वैल्यू। स्लोप के बारे में पूछ रहा है। जब भी किसी फंक्शन के रिलेटेड स्लोप से रिलेटेड कुछ पूछता है तो हम हमेशा उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है वो x की वैल्यूज के लिए डिफर आ रहा है या सेम आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगी तो देखो अगर फर्स्ट वैल्यू का मैंने डेरिवेटिव किया तो -2 आएगा, सेकेंड वैल्यू का किया 0 आएगा, उसके बाद किया 2 आएगा। तो हर रेंज के लिए डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स आपका स्लोप जो है वो वेरी कर रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए पूछ रहा है। बेटा जब भी x इज इक्वल टू 3 के लिए आपको चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करने पड़ेंगे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लेती हूँ तो लेस देन 3 के लिए हमारा आंसर जो डेरिवेटिव का आ रहा है वो आ रहा है 0, और राइट हैंड ले रहे हो तो वो आ रहे हैं 2। दैट मीन्स दोनों अलग अलग आ रहे हैं। जब दोनों अलग अलग आ रहे होते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 2 3 द फंक्शन fx इज। fx की वैल्यू पूछ रहा है कि fx की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको अब fx की वैल्यू बतानी है। आप अपना देख सकते हो 2 से 3 के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ प्लॉटर वांट्स टू ट्राई टू गेट अ पॉट बाय यूजिंग फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ही गेट अ पॉट और नॉट। वो कह रहा है अगर हाइट में इस मोड वाले फंक्शन की जगह, जो आपको स्टार्टिंग मोड वाला फंक्शन दे रखा है, उसकी जगह ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम बना दें तो क्या हमारा पॉट बनेगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा, दैट मीन्स बी आंसर सही आएगा इसका, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियर हो गई होंगी दोनों। तो प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिएगा, केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरी दोनों केस स्टडीज क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। एंड
Please subscribe my channel Fun with Maths and stay connected with me. Stay safe at home. Thank you so much.